दोस्तों 2 अगस्त 1981 की तारीख आधी रात प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफ़र कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कन्फ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक शेल की चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कप्तान को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था। जहाज टापू से नज़दीक था, लेकिन समुद्र में काफ़ी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन गुजरे। शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। दोस्तों, फिर उस लड़के ने अच्छे से नज़र जरा देखा कि ये आम लोग नहीं थे। छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज़ के जो उनके कमर से बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे, दोस्तों, जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग के रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठा। सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज़ आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। दोस्तों, अगले ही दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालात खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़ कर ले आया। इसका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चढ़ भी नहीं पाया। दोस्तों, एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ ना कोई जा सकता है, ना इन लोगों से मिल सकता है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, तो बात शुरू होती है 1296 से। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में लिखा कि अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। दोस्तों, इनके तेज दांत, लाल आंखें होती है और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। दोस्तों, आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1867 में। तब भी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। शिप से 86 लोग द्वीप पर उतारे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। दोस्तों, सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्यों का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन अपने टुकड़ी को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी, तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। दोस्तों, इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नज़दीक नहीं गया। आज़ादी के भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में भारत सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाज़त दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुँचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुँचे थे। दोस्तों, उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों से बनाई गई थी।
तो अंदर आग जल रही थी। वहाँ शहद, सूअर की हड्डियाँ थी, लकड़ी के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकिफ़ थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल ज़रूर छोड़ आए। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दोस्तों, दुनिया में जब भी एक अनछुई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने भी यही तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नज़दीक पहुंची, उस पर तीर चलाने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वो जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट गई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाए। यहाँ इन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, मसलन एक सूअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया, ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिया, लेकिन सूअर को मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सलूक हुआ। उसी साल नेशनल ज्योग्राफिक में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। दोस्तों, इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनली लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज़्यादा नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीर से स्वागत होता। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। दोस्तों, तब इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। दोस्तों, उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए। लेकिन दोस्तों, हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब था, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी सी जारी हो। लाश वापस ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला किया। चूँकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है दोस्तों, इसलिए भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो खुद की जिम्मेदारी है। सेंटिनली लोग आखिरी बार खबरों में आए थे साल 2018 में, जब एक ईसाई मिशनरी जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैरकानूनी रूप से यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुँचाएगा। 15 नवंबर को चाओ यहाँ पहुँचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाओ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाओ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाओ को घसीटकर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कोई कोशिश हुई कि चाओ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको जानने को मिला कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इतना खौफनाक क्यों है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में पूरी जानकारी मिला है।
आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिला तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं आपको उस सवाल की जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो से संतुष्ट है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और भी अन्य वीडियो के बारे में जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुरु फैक्ट्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दे और फेसबुक पेज को फॉलो कर दे। धन्यवाद।